नमस्कार दोस्तों, मैं निशा ढोडवानी आप सभी का जय भारत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमने लास्ट क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम का हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? तो ऑइसोफेगस ग्रसिका तक हमने कंप्लीट कर लिया था। स्टमक से आज पढ़ना, तो पहले वो वापस रिविजन कर लेते हैं थोड़ा। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है या पाचन तंत्र क्या होता है? तो पाचन तंत्र मैंने उस टाइम भी बताया था, जटिल पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन, उनको सरल पोषक पदार्थों में तोड़ना या बांटना ही क्या कहलाता है? पाचन। एवं इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हमने जैसे कंकाल तंत्र के 2 भाग किए थे, अक्षीय और अनुबंधी, वैसे इसके भी हमने 2 भाग किए थे, जिनमें हम पढ़ेंगे आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल और संबंधित पाचक ग्रंथियाँ। अच्छा, आहार नाल मतलब आहार की ही पूरी की पूरी नाल, जो हमारा खाने जाने का रूट है वो वाला पूरी की पूरी नाल कहाँ से स्टार्ट होती है? मुख गुहा से, बकल कैविटी से, खत्म कहाँ पर होती है? तो गुदा या एनस पर। तो मुख गुहा, फिर उसके बाद ग्रसनी, फिर ग्रसिका, फिर आमाशय और फिर छोटी आंत। छोटी आंत के बाद भोजन बड़ी आंत में जाता है, फिर मलाशय और गुदा द्वारा बाहर निकल जाता है। ये पूरा पढ़ा था, ठीक है। ये सब बता चुकी। आहार नाल की लंबाई बता दी थी 9 मीटर और फिट में पूछे तो 30 फीट। डन। संबंधित पाचक ग्रंथियों में मैंने बताया था आमाशय में कौन सी पाई जाती है? तो जठर ग्रंथियां। छोटी आंत में इंपॉर्टेंट करवा के लिखा है था ब्रूनर्स ग्रंथियां, याद है ना। और लार ग्रंथियां, मुख गुहा में लार ग्रंथियां पढ़ी थी हमने। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सब ल्यूगल ग्रंथि। अच्छा, सब मैक्सिलरी को ही मैंडिबुलर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। ये 3 ग्रंथियां हमने पढ़ी थी। अच्छा, प्रतिदिन कितने लीटर लार स्रावित होती है? तो 1 से 1.5 लीटर लार प्रतिदिन स्रावित होती है। यहाँ तक भी बता दिया था। अच्छा, लार में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? तो 99% वाटर था, 1% एंजाइम था। जीवाणुनाशक एंजाइम कौन सा था? लाइसोजाइम। बताया था, लाइसोजाइम, या जो लाश बना दे वो वाला एंजाइम, लाइसोजाइम। क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव मिलते हैं, आप ट्रिक से याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, वरना आप कंफ्यूज होते रहेंगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद हमने बात की थी इसमें पाचन किसका होता है लार में? तो कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सा स्रोत या सोर्स? तो स्टार्च का पाचन होता है। स्टार्च माल्टोज में टूट जाता है। यहाँ तक हमारी बात हो गई थी। कौन सा एंजाइम काम करता है? तो टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम इसका काम करता है। उसके बाद हमने ग्रसनी पढ़ी थी। ग्रसनी में 2 द्वार होते हैं, निगल द्वार और कर्ण द्वार। निगल द्वार तो ग्रसिका में खुलता है, जबकि कर्ण द्वार कहाँ पर खुलता है? श्वास नली में। मैंने बताया था श्वसन तंत्र में पढ़ाऊंगी। कर्ण द्वार के ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना निगल द्वार में ही जाए, कंठ द्वार में ना जाए, इसलिए भगवान ने ऐसा ही हमको बनाया कि कंठ द्वार के ऊपर एक ढक्कन लग जाता है, जिसे हम घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस कहते हैं। ये पूरा पूरा हम श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी ग्रसिका। ग्रसिका में क्या था? ऑइसोफेगस की, अच्छा मैंने एक संरचना बताई थी, कैसे छल्ले पाए जाते हैं इसमें? सी या यू आकार के छल्ले पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट करके इसमें एक चीज लिखाई थी, कैसी गति पाई जाती है? तो क्रमाकुचन गति, याद है? संकुचन फिर शीतलन, फिर संकुचन फिर शीतलन, ऐसे भोजन नीचे जाता है। अच्छा, मुख गुहा में लार से सना हुआ पदार्थ या भोजन क्या कहलाता है? तो बॉल्स कहलाता है। बॉल लुढ़कती लुढ़कती नीचे जा रही, क्रम के अनुसार संकुचित होती होती नीचे जा रही। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे आमाशय से स्टमक से। डन। तो आइए देखते हैं। देखिए, 3 चीजें हम पढ़ चुके थे, मुख गुहा, ग्रसनी और ग्रसिका। अब बात करते हैं आमाशय। अच्छा, मुख गुहा के दांत और जीभ में छोड़ चुकी थी, वो आगे स्लाइड्स में मैं आपको बढ़ाऊंगी। पहले ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये हमारे 3 चीजें हम पढ़ चुके थे, ठीक है। माउथ वाला और ग्रसनी और ग्रसिका। अब हम बात करते हैं 4th, स्टमक की, ठीक है। हाँ, स्टमक, इधर देखिए, आमाशय। अच्छा, आमाशय की आमाशय की लंबाई कितने सेंटीमीटर होती है लगभग? जैसे ग्रसिका की बताई थी 25 सेंटीमीटर, ऑइसोफेगस की इसकी लगभग होती है 30 सेंटीमीटर। कितनी? 30 सेंटीमीटर। अच्छा, जब भी हम डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे, जब भी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे। तो ये दायां हाथ, ये बायां हाथ। तो यकृत किस साइड है? ये लीवर है हमारा, यकृत दाएं हाथ की ओर है, तो दाईं ओर। जबकि आमाशय मेरे किस तरफ है? बाएं हाथ की ओर है, तो बाईं ओर शरीर में स्थित होता है, ठीक है।
कोई सा भी मैं डायग्राम बनाऊंगी वो पूरा ऐसे बोर्ड पे कभी भी ऐसे खड़े होके हम उसको नहीं बता सकते हैं, हमेशा सीधा ऐसे हम ह्यूमन की बात करते हैं। तो ये दायां हाथ, ये बायां, ठीक है। तो यकृत दाईं ओर और आमाशय बाईं ओर। तो स्टमक कहाँ होता है? शरीर में बाईं ओर स्थित होता है। डन। उसके बाद हम बात करते हैं आमाशय में। आमाशय के कितने भाग होते हैं? आमाशय के कितने भाग होते हैं? तो आमाशय के कितने भाग होते हैं? 3। कितने? 3। अच्छा, इसको थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ मैं आपके लिए, कोई बात नहीं, इसको ऊपर कर देते हैं। आमाशय के कितने भाग होते हैं? 3। कौन कौन से? कौन कौन से? तो जठरागम, फंडस पार्ट और जठरा निगम। इंग्लिश में इनको कहते हैं कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक पार्ट। डन। अच्छा, जठरागम, अच्छा बोलते हैं जठर अग्नि। आमाशय में हमने जठर ग्रंथियां भी पढ़ी थी, मैंने बताया था जठर ग्रंथियां भी कहाँ आएंगी? आमाशय में, जो जठर रस गैस्ट्रिक जूस का स्रावण करती है या सेक्रेशन करती है। तो जठरागम मतलब जठर के अंदर आना, आगम मतलब आना। ये वाला पार्ट जो ये आ रहा है ना अंदर, इसके ये वाला पार्ट, ये जो इसके अंदर आ रहा है, ग्रसिका से अंदर आ रहा है, उसको बोलते हैं जठरागम, आना, जठर में आना, जठरागम। फिर ये बीच वाला, ये पूरा का पूरा पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको बोलते हैं फंडस पार्ट। क्या बोलते हैं? फंडस पार्ट। और उसके बाद जो ये आगे जा रहा है छोटी आंत में, इसको बोलते हैं जठरा निगम, मतलब जाना, जठर से जाना, जठरा निगम या पाइलोरिक पार्ट। चीज समझ में आ गई? जठरागम आना, फिर ये जो दिख रहा है आपको ये फंडस पार्ट और वापस जा रहा है तो ये जठरा निगम, पाइलोरिक पार्ट। अच्छा, अभी मैंने आपको ये चीज बताई, तो आप मुझे इन तीनों में से बताइए कि इन तीनों में से सबसे बड़ा पार्ट कौन बनाएगा इसका? यही बनाएगा, फंडस पार्ट। तो क्वेश्चन आता है आमाशय का अधिकांश भाग कौन बनाता है? तो फंडस पार्ट बनाता है। 80% फंडस पार्ट ही बनाता है। आमाशय का अधिकांश भाग 80% कौन बनाता है? फंडस बनाता है। चीज समझ में आ गई? यही यहाँ पर ही जठर रसों का स्रावण या हमारे पाचक रसों का स्रावण होता है, ठीक है। हाँ, जठर ग्रंथियां कहाँ पर? तो आमाशय की भित्ति पर पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियां मैं बता चुकी हूँ, आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है। ये हमने पाचक ग्रंथियों में लिख दिया था, मैंने उस टाइम बताया भी था। जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां। अच्छा, जठर ग्रंथियां किसका स्रावण करती है? तो जठर रस का स्रावण करती है। किसका स्रावण करती है? जठर रस। गैस्ट्रिक जूस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, जठर रस का स्रावण करती है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपका आने वाला है, जो है, अगर मैं बात करूं जठर रस, हर बार ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जठर रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? जठर रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो उसमें ऑप्शंस में देता है हर बार, और वहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो मैं तीनों आपको ट्रिक से याद करवाऊंगी और आप लोग ट्रिक से ही याद रखेंगे, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। वरना यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम पढ़ेंगे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो कंफ्यूजन करते हैं। तो ट्रिक से याद रखेंगे तो याद हो जाएगा और याद रहेगा। डन। जठर रस का स्रावण, इसमें 3 एंजाइम होते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट है पेप्सिन, सेकंड है रेनिन और थर्ड है लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? लाइपेज एंजाइम, ठीक है। पेप्सिन किसका पाचन करता है? तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन। रेनिन एंजाइम, अच्छा रेनिन होता क्या है? रेनिन एंजाइम लिख देती हूँ, ये एंजाइम है सारे के सारे तीनों। रेनिन एंजाइम क्या होता है? रेनिन मिल्क एंजाइम होता है। क्या होता है? मिल्क एंजाइम। रेनिन बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, मैं यहां लिख रही हूं आपके लिए। मिल्क
एंजाइम, मिल्क एंजाइम, मिल्क मतलब दुग्ध, मिल्क एंजाइम, मिल्क प्रोटीन और मिल्क शुगर या दुग्ध शर्करा जिसको कहा जाता है। ठीक है, हाँ इधर देखिए, मिल्क एंजाइम, मिल्क प्रोटीन और मिल्क शुगर। अब मिल्क एंजाइम क्या होता है, मिल्क प्रोटीन क्या होता है, मिल्क शुगर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। रेनिन है एक एंजाइम, मिल्क शुगर या मिल्क प्रोटीन, या निम्नलिखित में से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। डायरेक्ट केसिन का भी पूछ लेता है, लैक्टोज का भी पूछ लेता है, या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है दुग्ध शर्करा कौन सी है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज या गैलेक्टोज, तो कौन सी है, माल्टोज। तो इधर देखिए ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों याद रखने हैं। याद रखने का तरीका है, मिल्क एंजाइम, मिल्क एंजाइम कौन सा एंजाइम है, रेनिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, रेनिन। मिल्क प्रोटीन, केसिन प्रोटीन, केसिन प्रोटीन। और मिल्क शुगर, लैक्टोज, शर्करा। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ, मिल्क एंजाइम, रेनिन एंजाइम मतलब क्या हो रही है, एंजाइम की बारिश ही बारिश हो रही है। क्या हो रही है, हमारे पेट में, हमारे आमाशय में एंजाइम की बारिश ही बारिश हो रही है। बारिश ही बारिश होना मतलब रेन, तो एंजाइम्स की क्या हो रही है, हमारे आमाशय में बारिश ही बारिश हो रही है। मतलब रेनिन तो क्या है, एंजाइम है, क्योंकि एंजाइम अधिक मात्रा में है। हार्मोन कम मात्रा में होते हैं, वो आगे बताऊंगी। एंजाइम का स्रावण अधिक मात्रा में होता है, जबकि हार्मोन का स्रावण कम मात्रा में होता है। तो एंजाइम की क्या हो रही है, हमारे आमाशय में बारिश ही बारिश हो रही है। बारिश मतलब रेन, तो रेनिन क्या है, मिल्क एंजाइम है। ट्रिक इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो एंजाइम, प्रोटीन और शुगर में। ठीक है, अच्छा प्रोटीन का कैसा है, प्रोटीन कैसा है, प्रोटीन कैसा है, प्रोटीन कैसा है, प्रोटीन मतलब केसिन कैसा है, प्रोटीन केसिन कैसा है, प्रोटीन केसिन कैसा है, प्रोटीन मिल्क प्रोटीन। तो मिल्क प्रोटीन कौन सा है, केसिन प्रोटीन। कैसा है, प्रोटीन केसिन, नाम से याद आ जाएगा। कैसा है प्रोटीन, माइंड में आते याद आ जाएगा, केसिन मिल्क प्रोटीन है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मिल्क शुगर की। तो सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज आगे पढ़ेंगे हम। तो लैक्टोज क्या होती है, तो मिल्क शुगर होती है। क्या होती है, मिल्क शुगर। तो अभी हमने क्या बात की, मिल्क शुगर, लैक्टोज, शर्करा। अच्छा एंजाइम कौन सा, मिल्क एंजाइम, तो बारिश हो रही है एंजाइम्स की, तो रेनिन एंजाइम। कैसा है, प्रोटीन केसिन। कैसा है, प्रोटीन केसिन। डन। उसके बाद मिल्क शुगर तो लैक्टोज। ध्यान हो गया, समझ में आ गई बात। ठीक है, अगर इससे लैक्टोज ना याद रखे तो याद रख लेना लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में चेंज करने का काम करता है। तो लैक्टोज वही से है, लैक्टोज शर्करा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे हम। हाँ, हम पढ़ रहे थे आमाशय, रेनिन। रेनिन एंजाइम जो क्या करेगा, तो कैसा प्रोटीन है, लिख चुकी हूं मैं, मिल्क एंजाइम है। और इसमें कौन सा प्रोटीन का पाचन करेगा, तो कौन से प्रोटीन का पाचन करेगा, ये केसिन। मतलब केसिन क्या है, मिल्क प्रोटीन है, तो मिल्क प्रोटीन का पाचन करेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लाइपेज। तो लाइपेज एंजाइम किसका पाचन करता है, तो दुग्ध में वसा का, जो दूध में जो फेट है, दूध में जो प्रोटीन था उसका पाचन हो गया। अब दूध में जो फेट है उसका पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम काम करेगा, लाइपेज एंजाइम। हमेशा वसा का पाचन करने के लिए या फेट को डाइजेस्ट करने के लिए हमेशा एंजाइम लाइपेज एंजाइम ही आएगा। कौन सा एंजाइम आएगा, लाइपेज एंजाइम, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो दुग्ध वसा, दुग्ध वसा के पाचन में सहायक।
ठीक है। हाँ, लाइपेज। अच्छा, अब लाइपेज की ट्रिक क्या है? तो लाइपेज, लाई खाई है, बेलपूरी तो खाई होगी सबने, तो बेलपूरी में मुरमुरे डलते हैं, देखें मुरमुरे, तो वो मुरमुरे क्या होते हैं? उसको ही लाई कहते हैं, मुरमुरों को, तो वो लाई होती है। और उसमें तेल होता है क्या? नहीं होता ना, तभी तो वो कहते हैं डाइटिशियन कि लाई खाओ तो उससे हेल्थी रहते हैं, उसमें तेल वेल फेट वेट नहीं होता और पेट भी बढ़ जाता है। तो लाई में तेल नहीं, क्या? लाई में तेल नहीं, लाई में तेल नहीं, लाई में तेल नहीं, तो लाई में तेल नहीं, लाई में तेल नहीं, ठीक है। और तेल मतलब वसा, तो याद रह जाएगा, वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम, वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम। लाई में तेल नहीं, लाई में तेल मतलब वसा का स्रोत है, तो वसा नहीं, तो लाई में तेल नहीं, तो वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम, ठीक है। अच्छा, ये दिख तो रहा है ना, कि वापस इसको बड़ा कर देती हूँ मैं एक बार, ताकि आप लोगों को सही से दिख जाए। सबसे पहले पेप्सिन एंजाइम, फिर मिल्क एंजाइम कौन सा था? रेनिन एंजाइम, जिसको मिल्क एंजाइम कहते हैं। और दुग्ध वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम था? लाइपेज एंजाइम, लाई में तेल नहीं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई ये चीज? हाँ, ये बात हो गई हमारे आमाशय की, ठीक है। अब ये आपके पूरे के पूरे जठररस का स्त्रावण की, उसके एंजाइम की बात हो गई। हमने आमाशय की बात कर ली, जिसमें 3 एंजाइम है, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज एंजाइम, ठीक है। दुग्ध वसा के पाचन में सहायक कौन सा एंजाइम है? लाइपेज एंजाइम। क्वेश्चन आता है जठररस में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो ये तीनों आएंगे उसमें। फर्स्ट ऑप्शन में दे देगा लाइपेज, रेनिन, एमाइलेज एंजाइम। सेकंड में लाइपेज, रेनिन, ट्रिप्सिन एंजाइम। थर्ड में लाइपेज, रेनिन और पेप्सिन एंजाइम। फोर्थ में पेप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज एंजाइम। तो समझ में आ गया, सी वाला ऑप्शन हमारा था। तो ऐसे कंफ्यूजन वाले आते हैं, तो जठररस इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो हमारा पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए, आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सभी जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको नमक का अम्ल या HCl कहा जाता है। तो आमाशय में कौन सा एसिड पाया जाता है जो उसके अम्लीय माध्यम को बनाए रखने में सहायक है? तो आमाशय में HCl का काम क्या होता है? आमाशय में HCl पाया जाता है, जिसका काम क्या होता है? तो अम्लीय माध्यम बनाए रखना, एसिडिक नेचर बनाता है, ताकि प्रोटीन का पाचन हो सके। दूसरी चीज क्या काम करता है? जीवाणु नाशक की तरह कार्य करता है। मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, लार में जीवाणु नाशक एंजाइम था, कौन सा? लाइसोजाइम। तो मैंने कहा था जब वहां थोड़ा घना बैक्टीरिया बच गया, जैसे चोर की तरह छुप छुप के नीचे से निकल गया, ग्रसनी से ग्रसिका में पहुंच गया, तो भी आमाशय में उसका खात्मा हो जाएगा। कुछ हम पिएंगे नहीं ऊपर से, वो अंदर ऑटोमेटिक हो जाता है। वो कौन करता है? HCl। तो जीवाणु नाशक की तरह कार्य करता है, जीवाणु नाशक की तरह भी कार्य करता है। ठीक है, हाँ, ये हो गई आपकी बात HCl की। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, डायरेक्ट पूछ लेता है आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, जिसको नमक का अम्ल भी कहा जाता है, क्योंकि HCl और NaOH रिएक्शन करके NaCl बनाते हैं, नमक बनाते हैं, इसलिए इसको नमक का अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गई आपकी बात आमाशय की। ठीक है, चीज समझ में आ गई आमाशय? तो ये आपके आमाशय की बात, कितनी लंबाई? लगभग 30 सेंटीमीटर। कहाँ होता है? बाईं ओर होता है। कितने भाग है? 3 भाग।
जठरागम, फंडस और जठरानिगम। फंडस पार्टी सबसे ज्यादा आमाशय का अधिकांश भाग फंडस पार्ट बनाता है, कितना परसेंट? 80%। उसके बाद हमने बात की जठर ग्रंथियां किसका स्रावण करती है, तो जठरस गैस्ट्रिक जूस का स्रावण करती हैं। उसमें कौन कौन से एंजाइम थे? पेप्सिन, रेनिन एंड लाइपेज। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन, अच्छा इसकी ट्रिक तो हमने बताई नहीं। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन, इसकी ट्रिक है पेप्सी पी, पेप्सी पी। पेप्सी पीते हो? बस वही पीनी है, पेप्सिन एंड प्रोटीन। मजाक कर रही हो? पीना मत स्टार्ट कर लेना कोरोना में। पेप्सी, तो पेप्सी पी मतलब पेप्सिन और पी मतलब प्रोटीन का पाचन। पेप्सी पी, पेप्सी पी, पेप्सी मतलब पेप्सिन और पी मतलब प्रोटीन का पाचन, मतलब प्रोटीन। समझ में आ गया? पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और रेनिन क्या है? तो मिल्क एंजाइम है हमारे पेट में। रेन किसकी? मिल्क की। मिल्क एंजाइम की बारिश हो रही है तो रेनिन एंजाइम मिल्क एंजाइम है। मिल्क, अच्छा केसिन क्या है? क्वेश्चन आता है, केसिन है एक एंजाइम, शर्करा, प्रोटीन या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो क्या है? केसिन प्रोटीन है, रेनिन एंजाइम और मिल्क शुगर, लैक्टोज शर्करा। डन। उसके बाद हमने बात की आमाशय में HCl का काम क्या है? तो एसिडिक मीडियम बनाए रखने का, दूसरा जीवाणुनाशक की तरह काम करता है। अच्छा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बहुत बार पूरा नाम भी दे देता है, HCl नहीं देता, डायरेक्ट दे देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऐसे सारे के सारे दे देता है, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ध्यान रखना, ठीक है। ये बात हो गई हमारे आमाशय की। उसके बाद आमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत में। अच्छा आमाशय में ही पूरा पाचन हो जाएगा कि पाचन रहेगा? आमाशय के बाद भी पाचन थोड़ा रह जाता है जो आगे छोटी आंत में जाके कंप्लीट होता है। तो आमाशय से अधपचित भोजन, जो आमाशय में अधपचित भोजन बचा, क्योंकि आधा बचा हुआ है लेकिन आधा बाकी है, तो आमाशय में अधपचित भोजन को क्या कहते हैं? अब यहाँ इसको काइम कहेंगे। जब मुख गुहा से आया था तब बॉल्स कह रहे थे लार से सना हुआ पदार्थ, तब मैंने कल भी बताया था आमाशय में अधपचित भोजन को काइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काइम। तो आमाशय में अधपचित भोजन को काइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो काइम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? काइम कहा जाता है। चीज समझ में आ गई यहां तक? ये अभी बात हुई हमारी आमाशय की। आगे बात करते हैं, आमाशय के बाद भोजन जाएगा छोटी आंत में। पधार गया भोजन छोटी आंत में, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पूरा का पूरा ग्रसिका से भोजन आया आमाशय में, आमाशय के बाद यहाँ जाएगा इसके अंदर, छोटी आंत के अंदर। बड़ी आंत में नहीं जाएगा। आपको यहाँ बड़ी आंत आ रही है मैडम पहले, लेकिन नहीं, वो आगे की तरफ हमको दिखाई दे रही है, लेकिन पहले छोटी आंत में और उसके बाद यहाँ मिलके सिक्कम के बाद बड़ी आंत में एंटर करेगा। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, छोटी आंत। एक चीज बताओ, छोटी आंत को छोटी, बड़ी आंत को बड़ी क्यों कहते हैं, जबकि ये कितनी लंबी है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग ही छोटी आंत बना रही है और ये 6 से 7 मीटर है, जबकि क्योंकि 9 मीटर पूरी है, जबकि अगर मैं बात करूं बड़ी आंत की तो वो तो सिर्फ 1.5 मीटर ही है। तो बड़ी को छोटी और छोटी को बड़ी क्यों कह रहे हैं? लंबाई के हिसाब से देखें तो यही है, क्योंकि छोटी आंत की 6 से 7 मीटर है और बड़ी आंत की तो 1.5 मीटर ही लंबाई है, लेंथ। क्यों? वो इसलिए क्योंकि उसका डायमीटर, जो उसका व्यास है, उस वजह से उसको छोटी आंत और बड़ी आंत कहा जाता है। इसका डायमीटर देखो ज्यादा है जबकि इसका डायमीटर कम है, इसका व्यास अधिक है और छोटी आंत का व्यास कम होने के कारण छोटी आंत कहते हैं, और बड़ी आंत का डायमीटर या व्यास अधिक होने के कारण ही उसको हम क्या कहते हैं? बड़ी आंत कहते हैं। लंबाई की वजह से नहीं कहते, उसकी व्यास विथ उसकी डायमीटर की वजह से कहते हैं। चीज समझ में आ गई? हाँ, हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? तो ये देखिए, ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। फर्स्ट ग्रहणी बनाता है, फिर नीचे वाला जेजुनम और लास्ट वाला जो सिक्कम से मिलता है वो इलियम बनाता है। तो
3 भाग होते हैं इसके। कितने भाग होते हैं? 3 भाग, 3 पार्ट्स होते हैं इसके। कौन कौन से? ड्यूडिनम, बड़ा लिख देती हूँ थोड़ा, नहीं दिख जाए, जेजुनम और इलियम। एक सेकंड, इसको बड़ा लिख देती हूँ, आपको दिखेगा नहीं, बड़ा करके लिख लेती हूँ। ये बात हुई छोटी आंत की। इसके कितने भाग होते हैं? तो 3। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कितने भाग? 3 भाग। कौन कौन से? अच्छा, ऐसा ऊपर ही लिख देती हूँ, यहाँ इसके आ जाएंगे। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? तो डी, जे और आई। डी, जे और आई। तीन भाग, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। अच्छा, इनको हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको अग्र शुद्रांत, पश्च शुद्रांत। ठीक है ग्रहणी, अग्र शुद्रांत और पश्च शुद्रांत, ये इनके हिंदी में नेम है। इंग्लिश में ही अच्छे है ना। हाँ, डीजे आई याद रखने का तरीका, डीजे बजेगा तो इंडिया नाचेगा। क्या? डी जे आई, डी जे आई, डी जे आई, ये रहा डी जे आई। डीजे बजेगा तो इंडिया नाचेगा, डीजे बजेगा तो इंडिया नाचेगा। ठीक है, चीज समझ में आ गई? डीजे बजेगा तो पप्पू नहीं नाचेगा, अब कौन नाचेगा? इंडिया नाचेगा। हाँ, चीज समझ में आ गई? अच्छा, 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो इसकी ध्यान रखना जो मैं यहां लिख रही हूं। क्या है? अभी मैंने आपको बताया आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन बनाता है? छोटी आंत। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन बनाती है? छोटी आंत। कौन बनाती है? छोटी आंत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग। और कितने मीटर? तो 6 से 7 मीटर। 9 मीटर में 6 से 7 मीटर तो यही बना लेती है, मतलब सबसे लंबा तो यही है। गुपचुप 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 करके अंदर फंसी पड़ी है, इतने लंबे हम थोड़ी है। गुपचुप 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 करके बीच में आ गई, इतनी है। 9 मीटर में 6 से 7 मीटर हमारी कौन बनाती है? छोटी आंत बनाती है, मतलब आहार नाल का सबसे लंबा भाग। अच्छा, सर्वाधिक पाचन एवं अवशोषण कहाँ होता है? तो वो भी इसी में होता है। तो भोजन का सर्वाधिक पाचन एवं अवशोषण। अच्छा, आमाशय में भोजन का अवशोषण नहीं हुआ था, जब स्टेप्स बताए थे तब भी मैंने बताया था 5 चरणों में होता है। सबसे पहले अंतःग्रहण, फिर पाचन और फिर अवशोषण, उसके बाद स्वांगीकरण और मलत्याग। अवशोषण में मैंने बताया था छोटी आंत और बड़ी आंत में होता है। भोजन का अवशोषण छोटी आंत में, जबकि जल व खनिज लवणों का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। आमाशय में अवशोषण नहीं होता, सिर्फ पाचन ही होता है। ठीक है, तो भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण इंपॉर्टेंट याद रखना। भोजन का अवशोषण किस में होता है? तो छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन आता है, बड़ी आंत भी ऑप्शन में आता है, बड़ी आंत मत कर देना। तो भोजन का अवशोषण। हाँ, अब बात करें भोजन का अवशोषण, इंपॉर्टेंट है। भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण हो गया। अच्छा, जब इसका भोजन का सर्वाधिक अवशोषण इसमें ही होता है, मतलब भोजन का अवशोषण इसी में होता है, सर्वाधिक पाचन इसी में हो रहा, तो अवशोषण के लिए इसमें कोई स्ट्रक्चर होती है अलग से? कौन सी स्ट्रक्चर होती है?
सूक्ष्मांकुर, रसांकुर या जिन्हें हम विलाई कहते हैं, वो अवशोषण सतह को बढ़ाकर जो पचित भोजन है उसको अवशोषण करने में सहायक होती है या उसका काम करती है। चीज समझ में आ गई? तो कौन सी संरचना पाई जाती है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। आंत्र रसांकुर या सूक्ष्मांकुर आहार नाल के किस भाग में पाए जाते हैं? तो छोटी आंत में पाए जाते हैं। 1 mm की अंगुलीनुमा संरचना होती है सिर्फ। तो देखिए इसमें क्या पाए जाते हैं? तो आंत्र रसांकुर या सूक्ष्मांकुर, जिनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? विलाई, पाई जाती है, जो क्या काम करती है? फंक्शन क्या होता है उसका? अवशोषण सतह की वृद्धि करना और पचित भोजन के अवशोषण में सहायक। जितना ज्यादा एरिया बढ़ेगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, तो ये इसी का काम है। अवशोषण सतह में वृद्धि कर पचित भोजन को ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर लेना, मतलब खाते जा रहा है। हमने जो खाया है उसको अब ये एब्जॉर्ब करता जा रहा है अंदर। कितना है? 1 mm की अंगुलीनुमा संरचना होती है। ठीक है, ये आपकी बात हो गई छोटी आंत की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें भोजन का अवशोषण ही है, जो ध्यान रखना, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन बनाता है? भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण, या भोजन का अवशोषण किस में होता है? तो छोटी आंत में ही होता है। 3 पार्ट्स कौन कौन से थे? डीजे बजेगा तो इंडिया नाचेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा? तो लार्ज में, बड़ी आंत में, ये आपकी पूरी की पूरी है छोटी आंत। अब छोटी आंत के बाद ये दिख रहा है आपको, यहाँ ये आके यहाँ मिली, यहाँ पे ये नीचे वाला नहीं बोल रही हूँ, ये अलग है, ये एक ऐसी बनी हुई अलग है। ये जो पार्ट है ना, इसको हम क्या कहते हैं? सिक्कम। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है सिक्कम। अच्छा, उस दिन भी मैंने बताया था सिक्कम, लास्ट क्लास में। सिक्कम, इसको हिंदी में कहते हैं अंधनाल। कौन सी नाल? अंधनाल, सिक्कम या अंधनाल। अच्छा, मैंने बताया था हमारे अंदर सेलुलोज का पाचन नहीं होता। सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट का ही सोर्स है। सेलुलोज का पाचन हमारे अंदर नहीं होता, लेकिन पशुओं में सेलुलोज का पाचन होता है। हमारे अंदर तो डायरेक्ट निकल जाता है। पशुओं में सेलुलोज का पाचन होता है, उसके लिए कौन सा अंग काम करता है? तो अंधनाल या सिक्कम। ठीक है, समझ में आ गया? जुगाली पशुओं में सेलुलोज का पाचन करने में कौन सा अंग सहायक है? सिक्कम या अंधनाल। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। अच्छा, जैसे अभी हमने इसके पार्ट्स पढ़े ना, हाँ, तो इधर देखिए, जब ये इलियम, क्योंकि छोटी आंत का सबसे लास्ट वाला पार्ट कौन सा है? डीजे ऑफ इंडिया, मतलब डीजे बजेगा तो इंडिया नाचेगा, तो इलियम है। अब ये छोटी आंत और बड़ी आंत, मतलब इलियम जहां पे इससे मिलेगी बड़ी आंत के पार्ट से, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? सिक्कम। मतलब छोटी आंत और बड़ी आंत के संगम स्थल को हम क्या कहते हैं? सिक्कम। जैसे त्रिवेणी है, 3 मिलकर बनी है, वैसे यहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत के संगम स्थल को या जुड़ने वाले स्थल को हम क्या कहते हैं? तो सिक्कम। क्या कहते हैं? सिक्कम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना। उसके बाद आगे एक अंगुलीनुमा संरचना है, ये दिख रही है आपको? ये ऐसी अंगुलीनुमा संरचना होती है जिसका आगे का सिरा बंद होता है। इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कृमिरूपी परिशेषिका। इंग्लिश में भी अच्छा अपेंडिक्स सुना हुआ है, कृमिरूपी परिशेषिका, है ना? तो याद रखने। अवशेषी अंग है, ये क्या है? अपेंडिक्स, अवशेषी अंग है, इसका हमारी बॉडी में कोई भी काम नहीं है। ठीक है, ये लिखा हुआ अपेंडिक्स आपका, ये अपेंडिक्स कैसा अंग है? तो अवशेषी अंग है। कैसा अंग है? अवशेषी अंग है। हिंदी में इसको कृमिरूपी परिशेषिका कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गए ये दोनों पार्ट्स? हाँ, अब इधर देखिए, ये बात हुई, जैसे अभी हमने आमाशय के भी 3 भाग पढ़े। कौन कौन से? कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक, जठरा रागम, फंडस और जठरा निगम। फिर हमने छोटी आंत के भी 3 पार्ट पढ़े। कौन कौन से? डीजेआई, ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम।
पार्ट्स इसके ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। जहाँ जहाँ मैं इंपॉर्टेंट लिखा रही हूँ आपको वही याद रखना है, ये आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, वरना जो इंपॉर्टेंट लिख रखा है वही याद करना है और वही काम का है आपके, उसको मत छोड़ देना वरना गड़बड़ हो जाएगी सारी। इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं छोड़ना है और जो इंपॉर्टेंट लगा है वो याद रखना। और पढ़ने का तरीका है 1-2 बार बस पढ़ लो, अपने आप याद हो जाएगा, रट्टा मारने की चीज़ नहीं है। बस 2-3 बार इसको देख लो अच्छे से, माइंड लगा के शांति से बैठ के पढ़ा कीजिए, ईयरफोन लगा के आराम से कान में, ऐसे नहीं शोरगुल में बैठे हो तो हो गया कल्याण, को समझ में नहीं आएगा। बहुत शांति से आराम से धीरे बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़ना है, अटेंशन से पूरा, जैसे दिमाग अभी समझ के ही उठेंगे, अभी याद करके ही उठेंगे पूरा अच्छे से। मतलब आज तो रोटी खानी है तो पहले ये पढ़ के खानी है, पूरा समझ में आ जाए तब खानी है। तो 1-2 बार, बस 1-2 बार पढ़ लोगे ना, रट्टा नहीं मारना, याद नहीं करना, सिर्फ 1-2 बार इसको देख लो, नजरों से उतार लोगे, देख लोगे ना, तो ये आपको उतने में याद हो जाएगी। ये चीज़ है, सिर्फ नजरों से निकाल लो, बस देख लो। डन। देखिए उसके बाद, हाँ हमने बात की अभी अवशेषी अंग। अच्छा, बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? कल भी बताया था, सिक्कम, कोलोन और रेक्टम। मलाशय बड़ी आंत का ही भाग होता है, अलग से नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारी बड़ी आंत। बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं? तो कितने भाग होते हैं बड़ी आंत के? 3। कौन कौन से? अभी अभी बताया, सिक्कम, अंदनाल जो वहां लिखी पशुओं में सेलुलोज का पाचन करती है, उसके बाद कोलोन। अच्छा, कोलोन को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो वेंद्रांत। आप खुद ही कहोगे मैं इंग्लिश नाम ही अच्छे हैं, इससे तो इंग्लिश नेम ही सही है, वेंदांत, शुद्रांत, पता नहीं क्या क्या है ना, इंग्लिश नेम इसकी सही है। उसके बाद थर्ड की बात करूं तो रेक्टम, मलाशय, ठीक है। ये आपका रेक्टम वाला पार्ट, ये मलाशय, और उसके बाद ये आपकी गूदा, एनस, ठीक है। हाँ, तो ये तीनों पार्ट किसके हैं? बड़ी आंत के 3 पार्ट्स हैं, बड़ी आंत के 3 पार्ट हैं। उसके बाद सिक्कम समझ में आ गया। सिक्कम क्या काम करता है? तो क्या काम करता है? छोटी आंत एवं बड़ी आंत को जोड़ता है या जोड़ने वाले स्थल को क्या कहते हैं? सिक्कम। क्या कहते हैं? सिक्कम, या संगम स्थल को क्या कहते हैं? सिक्कम। मलाशय तो आपको पता है, जो अपचय आ जाता है, जो शेष है, जो हमारे काम का नहीं है, वेस्ट है, वो मलाशय में इकट्ठा होकर गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। कैसे निकाला जाता है वो भी देखेंगे, ठीक है। कोलोन फिर आगे जाके 4 प्रकार का होता है, इसको आगे जाके फिर वापस 4 टाइप्स में बांटा जाता है। 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं इसके, या फिर इसके 4 पार्ट्स? ये देखिए, असेंडिंग, ट्रांसवर्जन, डिसेंडिंग और फिर सिग्मोइड। इधर देखिए, इसको बाद में लिख लेंगे, पहले इधर समझा देती हूँ। ये 4 इसके हैं, यही समझा देती हूँ आपको, यहाँ लिखे हुए आपके। इधर देखिए, कोलोन के फिर 4 है भागे, कौन कौन से? इधर देखो, ये दिख रही है बड़ी आंत, यहाँ से सिक्कम से तो मिल गई, इस सिक्कम से क्या हुई? छोटी आंत बड़ी आंत में आके मिल गई, ये अपेंडिक्स वाला पार्ट आगे निकल गया, अपेंडिक्स वाला पार्ट आगे निकल गया, ये दिख रहा है, ये तो सिक्कम वाला पार्ट और ये अपेंडिक्स। अब यहाँ से भोजन इसके अंदर एंटर हो गया छोटी आंत से, ठीक है। छोटी आंत के बाद ये बड़ी आंत है आपकी, तो ये ऊपर जा रहा है, जब ऊपर चढ़ता है तो उसको बोलते हैं असेंडिंग, आरोही क्रम। उसके बाद ये ट्रांसफर हो रहा है भोजन यहाँ पर, तो ट्रांसफर होना, ट्रांसवर्जन, और फिर ये नीचे उतर रहा है, ये नीचे उतरा वापस अवरोही, डिसेंडिंग, यहाँ लिखा हुआ है आपका, ये देखिए, ये असेंडिंग जब ऊपर चढ़ता है, ये ट्रांसवर्जन जब ट्रांसफर होता है, ये डिसेंडिंग जब नीचे उतरता है, और ये जो लास्ट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन।
मैंने कहा ना 4 है, तो वो 4 कौन कौन से? असेंडिंग, ट्रांसवर्जन, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कोलन, ठीक है। उसके बाद मलाशय में इकट्ठा होकर और गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, काम खत्म। मतलब भगवान ने भी एक ऐसा पाइप बना रखा है, पहले तो छोटी आंत बड़ी आंत को जोड़ दिया, जैसे नल के कनेक्शन को जोड़ दिया, उसके बाद सीधी सीधी नली बनाई, फिर मोड़ दी, फिर नीचे की, फिर निकाल के फिर नीचे निकाल दिया पानी निकालने के लिए। ये समझ में आई? असेंडिंग, ट्रांसवर्जन, डिसेंडिंग, सिग्मोइड कॉलोन, रेक्टम एंड एनएस और बाहर। डन। ये वाले कॉलोन के नाम भी आपको याद नहीं रखने, याद क्या रखना है? जल व खनिज लवणों का अवशोषण, जल व खनिज लवणों का अवशोषण करने का कार्य किसका है? फंक्शन किसका है? बड़ी आंत का है, ठीक है। ये याद रखना, रेक्टम अलग से नहीं है, इसी का पार्ट है, ठीक है। तो कितने पार्ट हो गए बड़ी आंत के भी? 3 पार्ट। अच्छा, लंबाई कितनी होती है बड़ी आंत की? अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, कितनी थी लंबाई? 1.5 मीटर लंबाई होती है इसकी, 1.5 मीटर, उसकी 6 से 7 मीटर। हाँ, फंक्शन क्या है, कार्य क्या है इसका बड़ी आंत का? तो जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना। हाँ देखो, छोटी आंत में पूरे के पूरे भोजन का अवशोषण हो गया। अच्छा, हमने जो भी खाया पूरे के पूरे फूड का एब्जॉर्प्शन उसमें हो गया, लेकिन उसमें पानी मतलब जल और खनिज लवण मिनरल्स का नहीं हुआ। अब हमने इतनी मेहनत करके कमा के खाया है, उसको क्या ऐसे ही निकाल दोगे, छोड़ दोगे कि वाह तू तो जा, हमको मिनरल्स नहीं चाहिए, ऐसे भेज दोगे क्या उसको? नहीं, हम क्या बोलेंगे, लास्ट तक भी उसको नहीं छोड़ेंगे। हम उत्सर्जन तक में भी पढ़ूंगी, लास्ट तक उसको हम नहीं छोड़ेंगे जब तक हम पूरा का पूरा उससे चूस के निकालना है। हम इंडिया वाले लास्ट तक उन नहीं छोड़ते उस चीज को जिससे हम पूरा का पूरा खाना निकालना है। फ्रूटी भी पियेंगे तो लास्ट तक, आम की गुठली को भी लास्ट तक चूसते रहेंगे, मतलब थोड़ा भी उसमें बचना नहीं चाहिए। तो यहाँ फूड तो अंदर, भोजन का अवशोषण तो छोटी आंत में हो गया, फिर बड़ी आंत में क्या होगा? तो वो जो भोजन पूरा का पूरा इसमें घूमा, तो यहाँ बड़ी आंत में क्या होता है? जल व खनिज लवणों का अवशोषण होता है। किसका? जल व खनिज लवणों का अवशोषण होता है, क्योंकि जल व खनिज लवणों का उसमें नहीं हुआ था, तो जल व खनिज लवणों का अवशोषण करने में सहायक है, ठीक है। समझ में आ गया? भोजन का अवशोषण छोटी आंत में, जल व खनिज लवणों का अवशोषण बड़ी आंत में। ये पूरा का पूरा आपका आहार नाल कंप्लीट हुई है अभी, ठीक है। हाँ ठीक है, तो मुख गुहा ग्रसनी ग्रसिका पढ़ा था, आज हम पढ़ते हैं आमाशय वाला, ठीक है। मुख गुहा में फिर लार ग्रंथियां पढ़ी थी, फिर ग्रसनी में 2 द्वार पढ़े थे, फिर ग्रसिका से भोजन का आया आमाशय में। आमाशय के कितने भाग थे? अच्छा, लंबाई कितनी थी? 30 सेंटीमीटर। किस तरफ होता है? बाईं ओर, यकृत दाईं ओर, ये बता चुकी। आमाशय में कितने पार्ट है? 3, जठरागम, फंडस और जठरानिगम। आमाशय का अधिकांश भाग कौन सा बनाता है? 80%। अब मैं आपसे पूछूंगी और आप उसमें आंसर देते जाएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। कितने पार्ट, कितने परसेंट है? 80%। आमाशय का अधिकांश भाग कौन बनाता है? फंडस पार्ट बनाता है, ठीक है। उसके बाद हमने आमाशय की बात की थी, आमाशय में जठररस पाया जाता है, जठर ग्रंथियां जठररस का श्रवण करती है। हाँ, मैंने क्वेश्चन पूछा था, आमाशय में HCl पाया जाता है, आप सब पूछ रहे थे, नहीं पूछा था। आमाशय में HCl पाया जाता है। आप जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है, ठीक है। तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होने के बाद भी हमारी आमाशय की दीवारें मतलब कटती क्यों नहीं है? जब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो तो क्यों नहीं कटती है? क्योंकि आमाशय की दीवारों के चारों ओर, अच्छा मैंने जब कल भी पढ़ाया था तो बताया था मैंने, ग्रसिका में और आमाशय इन सब में क्या होती है? श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं छोटी आंत में। तो आमाशय में जो श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है वो श्लेष्मा का निर्माण करती हैं या श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। श्लेष्मा को इंग्लिश में म्यूकस ग्लैंड्स होती है जो म्यूकस का सैक्रेशन करती है, उसका स्त्रावण करती है। तो पूरे के पूरे चारों तरफ म्यूकस, एक चिपचिपा नमक बना होता है ताकि HCl पूरा डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में नहीं आता, तो उसको काटता नहीं, आमाशय की भित्तियों को हार्म नहीं पहुंचा पाता वो। ये आप उसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद जठररस में कौन से 3 एंजाइम है? तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना प्लीज, इंपॉर्टेंट वाले इंपॉर्टेंट है और भले भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट वाले मत छोड़ लेना गलती से। पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। पेप्सिपी, रेनिन, बारिश हो रही है मिलकर एंजाइम की, और कैसा है प्रोटीन? कैसीन।
रेनिन कैसिन प्रोटीन का पाचन करने में सहायक है। लाइपेज, लाई में तेल नहीं, मतलब वसा का पाचन करने में सहायक है। ये तीनों एंजाइम मिलकर ही जठररस का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसका काम क्या होता है, जीवाणुनाशक की तरह काम करता है और अम्लीय माध्यम बनाए रखने में सहायक है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी छोटी आंत। छोटी आंत के भी कितने पार्ट्स थे, 3। डीजे बजेगा तो इंडियन आ जाएगा, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम, ये याद रह जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो चीज है, ये भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन बनाता है, छोटी आंत बनाती है। और भोजन का सर्वाधिक पाचन अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में। भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में। भोजन का अवशोषण करने के लिए, पचित भोजन के अवशोषण करने के लिए इसमें एक संरचना पाई जाती है, कौन सी थी, रसांकुर, आत्र रसांकुर, सूक्ष्मांकुर या विलाई। कैसी होती है, अंगुलिनुमा प्रवर्त जैसी होती है, 1 mm की लंबाई होती है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी बड़ी आंत की, जिसमें कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। इसकी लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर, उसकी 6 से 7 मीटर, इसकी 1.5 मीटर। बड़ी आंत को बड़ी क्यों कहते हैं बता चुकी हूँ, छोटी आंत से डायमीटर इसका ज्यादा होता है, लंबाई की वजह से नहीं कहते हैं, ठीक है। सिक्कम, कॉलोन और मलाशय। फिर कॉलोन को वापस 4 में बांटते हैं, कौन कौन सा, असेंडिंग, ट्रांसवर्जन, डिसेंडिंग, रेक्टम और एनएस के थ्रू बाहर। सिक्कम, छोटी आंत और बड़ी आंत के संगम स्थल को क्या कहते हैं, सिक्कम। पशुओं में इनका काम क्या है, सेलुलोज का पाचन करता है। हमारे अंदर सेलुलोज का पाचन नहीं होता, डायरेक्ट बाहर निकाल दिया जाता है। जब संतुलित आहार पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी रेशे। खाद्य रेशे, फूड फाइबर्स, वो सेलुलोज के ही होते हैं, डायरेक्ट बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं, हमारी बॉडी में इनका पाचन नहीं होता, डाइजेशन नहीं होता। फिर कॉलोन समझ में आ गया। मलाशय बड़ी आंत का ही भाग है जहां पर मल इकट्ठा होता है और एनएस द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। चीज समझ में आ गई। मुख गुहा, फिर ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रसिका में, यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, बोल्स। आमाशय में अपचित भोजन को क्या कहा जाता है, तो कायम। फिर ग्रसिका से भोजन आया आमाशय में, आमाशय से छोटी आंत में, फिर इलियम के थ्रू किस में आया, बड़ी आंत में। ये आगे जो पार्ट दिख रहा है अंगुलीनुमा, उसको क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। कैसा पार्ट है, अवशेषी अंग है, हिंदी में क्या कहते हैं, कृमि रूपी परिशेषिका। फिर ये ऊपर गया भोजन, टिंग 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 टिंग, जिसको असेंडिंग। फिर ट्रांसफर हुआ, ट्रांसवर्जन, फिर वापस नीचे उतरा, डिसेंडिंग, और फिर सिग्मोइड कॉलोन, फिर मलाशय में जाके इकट्ठा होकर गुदा द्वारा एनएस द्वारा बाहर निकल गया, ठीक है। चीज समझ में आ गई। ये पूरा का पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की एलिमेंट्री कैनाल थी। ओके, इंपॉर्टेंट याद रखना। अब कल इसके आगे हम इसकी जो संबंधित पाचक ग्रंथियां हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, वो पढ़ेंगे। आज टाइम हो चुका है, ठीक है। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।